जीएसटी बिल को पारित करने वाला भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, हर शिफ्ट में एक या दो। जीएसटी बिल को पारित करने वाला, क्योंकि साथी ये विशेष संशोधन था। यह कैसा था? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य वाला, प्लस आधे से अधिक राज्य, क्योंकि राज्य की टैक्स लगाने की शक्तियों का अतिक्रमण था। आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा भी पास किया जाना था। तो जब लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो यह राज्यों को भेजा गया। इस बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम। भाई इस बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? असम। आपका बिल्कुल सही है। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? जीएसटी बिल को तो देखिए, यह लोकसभा से 3 अगस्त को पास हुआ। लोकसभा से साथी यह 3 अगस्त को पास हुआ। राज्यसभा से 122वां संविधान संशोधन यह 8 अगस्त 2016 को पास हुआ। फिर यह साथी राज्यों के पास गया, राज्यों में असम इत्यादि सब ने। फिर यह किसके पास आया? राष्ट्रपति के पास। किसके लिए? उनकी सहमति, असेंट के लिए। 8 सितंबर 2016 राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब दी? 8 सितंबर 2016। जब राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो संसद ने साथी 4 कानून बनाए। सदन ने कितने कानून बनाए? 4 कानून। एक सीजीएसटी कानून बनाया, एक साथी आईजीएसटी, एक बनाया यूटीजीएसटी और एक बनाया इन्होंने कंपनसेशन। 5 साल तक राज्यों को कंपनसेशन भी दिया जाना था। ये सारे के सारे कानून 2017 में पास किए। तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? 8 सितंबर 2016। और यह लागू कब हुआ? तब कहोगे सर लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? हे मां सरस्वती, हे बाबा खाटू श्याम जी, कोई गलती होगी तो माफ करना। जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? याद रखिएगा, फ्रांस। जीएसटी को लागू करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश था। भारत 161वां था। भारत कौन सा था सर? 161वां। प्रश्न संख्या 21, भारत जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश है? भारत जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश है? भारत जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश है? याद रखिएगा, 161वां देश है। कौन सा बच्चा? 161वां। भारत का जीएसटी मॉडल यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में याद रखिएगा ड्यूल मॉडल है। ड्यूल माने डबल, द्विस्तरीय। द्विस्तरीय अगर आप देखोगे कैसे, हमारा एक जीएसटी तो सेंट्रल जीएसटी, केंद्र सरकार का। जीएसटी में एक भाग किसका होता है? केंद्र का। दूसरा कौन सा होता है? एसजीएसटी, राज्य का। तो 2 स्तर का, डबल स्टैंडर्ड, द्विस्तरीय। यह व्यवस्था हमने कहां से ली है? यह हमने कनाडा। तो देखिए, पहला देश था फ्रांस जिसने लागू किया। और हमारा जो ड्यूल मॉडल है, हमारा जो जीएसटी का मॉडल है भारत का, वो किस पर आधारित है? यह था साथी कनाडा के मॉडल पर। भारत में जीएसटी के कितने घटक हैं? भारत में जीएसटी के कितने घटक हैं? आप यह भी कह सकते हैं भारत में जीएसटी के कितनी दरें? भारत में साथी जीएसटी के कितने कंपोनेंट? दर नहीं पूछा, यह आपसे कंपोनेंट पूछा है। इसमें यह देखिए, अगर आपसे न्यूनतम आ जाए, क्या जाए न्यूनतम, तो 2 होती है। एक तो साथी सीजीएसटी, एक होता है राज्य जीएसटी। और अधिकतम दर कितनी होती है? मतलब प्रत्येक चीज पर 2 तो लगते हैं। जो जीएसटी आप देखोगे ना, जो टोटल जीएसटी को जो बांटोगे, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐसे लिखा रहता है कि ये केंद्र वाला हिस्सा, ये राज्य वाला हिस्सा। अधिकतम 3 होते, इसमें सीजीएसटी भी आ जाता है, एसजीएसटी मतलब राज्य वाला, और इंटीग्रेटेड जीएसटी भी आ जाता है, जो साथी एक राज्य से दूसरे राज्य मतलब इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है। तो मिनिमम कितने होते? आप कहोगे 2, एक सीजीएसटी,
एक साथी एसजीएसटी। अधिकतम कितने होते हैं? आईजीएसटी भी लग जाता है। भारत में जीएसटी के कितने टैक्स दरें प्रचलित हैं? मतलब भारत में जो जीएसटी लगता है ये कितनी टैक्स दरें प्रचलित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी की कितनी टैक्स दरें प्रचलित हैं? बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए जो 0% वाली है इससे आप लोग इंक्लूड मत करना। अब कितना करना? 5%। मेरे साथ बोलो, 5%, 12%, 18%, 28%। कितनी? 4। यदि उत्तर आ जाए भारत में जीएसटी की कितनी दरें प्रचलित है तो आप क्या बताओगे? 4। इसके अलावा कुछ विशेष भी होती है, जैसे सोने के जो आभूषण होते हैं, सोने के आभूषण पर 3%, ये विशेष दरें, इनको इसमें काउंट नहीं करते। जो सामान्य वो 4 दरें 0% वाली नील होती हैं, 0% वाली नील होती हैं। तो भारत में जीएसटी की कितनी दरें? 4। बहुत अच्छे से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए संविधान में 101वें संविधान संशोधन द्वारा, 101वें संविधान संशोधन द्वारा, थोड़ा तेजी से उत्तर दीजिए। जीएसटी में 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा ये कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे अनुच्छेद 246A, एक जोड़ा गया अनुच्छेद 269A, एक जोड़ा गया बच्चा अनुच्छेद 279A। यह पूछा गया है इनमें से जीएसटी के द्वारा कौन सा अनुच्छेद, यह सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 101वें संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 240, 269, 279 तीनों। लेकिन आपसे जीएसटी परिषद, जीएसटी के मामलों की सर्वोच्च संस्था होती है। इसमें 33 सदस्य होते। अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, जो सेंट्रल केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, जो भी है उस समय, जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी, अध्यक्ष सहित 33 सदस्य। इसका गठन अनुच्छेद 279 से हुआ है, अनुच्छेद 279। तो जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल जिसको कहते हैं, इसका गठन किससे हुआ है? अनुच्छेद 279 से। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अध्यक्ष सहित की बात चल रही है। अध्यक्ष सहित जीएसटी परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? अध्यक्ष सहित की बात चल रही है। बच्चा मैं तुमसे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा। हम लोग 66,500 चल रहे हैं, 3,500 और चाहिए। मैं इसी में खुश हूं। 70,000 पहुंच जाएंगे, मैं इसी में 3-4 साल इसी को सेलिब्रेट कर लूंगा। बस तुम लोग एक बार और थोड़ा सा, मुझे नहीं चाहिए उससे ज्यादा। मेरी अभी उतनी वैल्यू नहीं है, बढ़ाऊंगा आगे, फिर लेके आऊंगा मेहनत से। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33 होती है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करती है? केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका गठन किससे हुआ है? इसका गठन, थोड़ा तेज उत्तर दीजिए खींचकर। जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? याद रखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होते हैं साथी? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। भारत में किन वस्तुओं को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है? इनमें से कौन सी वस्तुओं को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है? तो देखिए जो सोने के आभूषण है, इन पर साथी 3% जीएसटी है। इन पर कितने परसेंट है? 3% जीएसटी है। इन पर साथी 3%। इसको पेट्रोल कर लो यहां पे बिजली की जगह। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, मानव उपभोग के लिए शराब, इस पर राज्य वैट लगाते हैं। ये सब जीएसटी में नहीं आती हैं। प्रश्न संख्या 29, सामान्य श्रेणी के राज्यों में सालाना कितने लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है? और यहां पर दोनों बताना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है वस्तुओं के मामले में। वस्तुओं के मामले में अगर आप सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, आप जनरल कैटेगरी का राज्य है, तो अगर आप वस्तुओं के व्यापारी हैं या आप सेवा प्रदाता हैं, तो कितने रुपए के टर्नओवर से अधिक सभी को साथी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? कितने रुपए के टर्नओवर से ज्यादा सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? कितने रुपए के टर्नओवर से ज्यादा
सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, यदि आप विशेष राज्य की बात करें तो वस्तु में 40 लाख, सेवा में 20 लाख। यदि विशेष राज्य की बात करोगे तो गुड्स के मामले में 20 लाख, गुड्स के मामले में 20 लाख, और साथ ही याद रखिएगा जो ये सेवा वाले मामले होते हैं इसमें 10 लाख। तो सामान्य श्रेणी के राज्यों में सालाना यदि आप 40 लाख रुपए से अधिक आपका, सामान्य का मतलब होता है जो जनरल कैटेगरी के राज्य हैं जैसे, और विशेष होते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और 7 सिस्टर्स, तो वहां पर 20 लाख और 10 लाख। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है तो यहां पर साथी 40 लाख। भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण, इनमें से कौन सी प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण है? इसमें से कौन सी साथी भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि? भाई हमारे यहां मुख्य 3 प्रकार की गतिविधि होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। टर्शरी गतिविधियों को सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी को साथी उद्योग कारखाने कहते हैं, और जो प्राइमरी होती हैं इसमें साथी कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी ये किस में आ जाती है? प्राथमिक गतिविधि। संचार ये तृतीयक में आ जाती है, टर्शरी में। परिवहन भी किस में आ जाती है? तृतीयक में आ जाती है। कपड़ा बुनाई ये साथी द्वितीयक में आ जाती है, सेकेंडरी में। तो 30 का उत्तर क्या जाता है बड़े भैया? ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, आर्थिक गतिविधि का द्वितीयक क्षेत्र। यह पूछा है इनमें से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र में आती है? देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र के वर्कर होते हैं उनको साथी रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र के कारखाने इत्यादि में काम करने वाले कर्मचारी उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। जो सेवा क्षेत्र के होते हैं उनको साथी व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। एक चतुर्थक क्षेत्र है, इनको साथी पिंक कॉलर भी कह देते हैं। एक पंचम क्षेत्र है जिनको क्वीनरी कहते हैं, जिसमें उच्च सरकारी अफसर जो डिसीजन इत्यादि लेते हैं, या साथी प्राइवेट में जो बड़े मैनेजर होते हैं, जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, बड़े लेवल वाले, इनको साथी याद रखिएगा, इनको गोल्ड कॉलर जॉब्स कह देते हैं। तो इनमें से कौन सी द्वितीयक? बैंकिंग ये भी तृतीयक क्षेत्र में आती है, किसी चीज का भंडारण, परिवहन भी तृतीयक क्षेत्र में, लेकिन चीनी का कारखाना जो है यह साथी माध्यमिक अथवा सेकेंडरी क्षेत्र का उदाहरण है। भारत अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? इसमें से किस क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहा जाता है? इनमें से किस क्षेत्र को सर्विस सेक्टर? जीएसटी के बाद में साथी मानवाधिकार है। क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, जिनके अंदर क्षमता नहीं है, बच्चा चंचलता है, वो एग्जाम की सोचो भी मत। ये एग्जाम वो निकालेगा जिसके अंदर स्थिरता है। स्थिरता का मतलब समझते हो? रुककर पढ़ने की क्षमता। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में, तृतीयक क्षेत्र को सेवा के रूप में? प्रश्न संख्या 33, किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर जॉब्स कहा जाता है? इनमें से किस क्षेत्र की गतिविधि को गोल्ड कॉलर जॉब्स कहा जाता है? एक बार फिर से तुम्हें सुना रहा हूं, सुन लेना। तुम सब लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हो, यह संघर्ष तुम्हारा कामयाब होगा जिस दिन तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ तुम्हारी कसम परेड में शामिल होगे। तुम फुल वर्दी पहनोगे, इतने सोहने लगोगे, इतने सुंदर लगोगे। वो संघर्ष वहां तक पहुंचाने के लिए आज जरूरी है। आज अगर सोना तपेगा नहीं, नहीं चमकेगा, सूरज तपेगा नहीं, नहीं चमकेगा। इसलिए कहा गया है, लिख लो, कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है कसम परेड की, वो तैयारी कर रहा है वर्दी के लिए। लोग सोच रहे परिंदा हार रहा है। तो उठ मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, और दिखा दे इस दुनिया को कि सूरज है तू, सूरज। जिस दिन उगेगा ना, आंखों को चौंधिया देगा। चलो, प्राथमिक को क्या कहते भैया? रेड कॉलर। द्वितीयक को क्या कहते भैया? ब्लू कॉलर। तृतीयक को क्या कहते थे? व्हाइट कॉलर।
तृतीयक को क्या कहते थे बाबू? व्हाइट कॉलर। चतुर्थक को मैंने पिंक भी कहा था। जो पंचक क्षेत्र होता है क्वीनरी, इसको साथी गोल्ड कॉलर जॉब्स कहा जाता है। अत्यधिक योग्य, कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को क्या कहा जाता है? अत्यधिक योग्य होते, कुशल होते, मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को क्या कहा जाता है? अत्यधिक योग्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुशल, मानसिक कार्य। 70 हो गए, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। अब सभी परेशान मत होइए, जितने आप लोग क्लास देखोगे सभी को कुछ ना कुछ दूंगा। 1000 बच्चों को साथी जो हमारा संगम है, वो संगम आपके घर पर पहुंचाया जाएगा फ्री। कल सुबह ही निकल जाएगा। अगर आप एड्रेस वगैरह बिल्कुल सही दोगे 2 दिन में पहुंच जाएगा, एकदम फ्री। और बाकियों को भी जो संगम के 15 मॉडल पेपर हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा है। आप लोग भी खुश हो जाओगे, बस थोड़ा सा समय रुक जाओ बस। जय बाबा खाटू श्याम, थैंक यू। सब बाबा हैं, वो अभी संघर्ष करवा रहे हैं। उन्होंने मुझे संघर्ष का वो समझ रखा है। बाबा मुझे संघर्ष से निकालो, कब तक मुझसे संघर्ष करवाते रहोगे? पर सब आपकी कृपा है खाटू श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बस व्हाइट कॉलर्स वर्कर्स, क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर्स वर्कर्स, व्हाइट कॉलर्स वर्कर्स। चलिए खींचते हैं। किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता, और ये उस व्यक्ति की आय और लाभ पर लगती जो इनका भुगतान करता है। ऐसे टैक्स जिनको आप ये नहीं कह सकते पड़ोसी तू जाके भर दे, या पड़ोसन मेरी ओर से तू जाके भर दे, इन्हें आप भरते हो। ये आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट पे लगते हैं। इनको साथी प्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। करारोपण की वह विधि क्या है जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों की दर में भी बढ़ोतरी होती है? जैसे भारत का इनकम टैक्स, भारत का आयकर, इनको प्रगतिशील, इनको साथी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर का मुख्य बोझ किस पर पड़ता है? जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनका बोझ साथी कंज्यूमर पर पड़ता है। बस 5 क्वेश्चन और है, उसके बाद में मानवाधिकार पर आ जाएंगे। एक अनिवार्य शुल्क जिसे किसी कानून के तहत सरकार या प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है, क्या कहते हैं? उसे साथी टैक्स कहते हैं। एक अनिवार्य शुल्क जिसे व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है। कर जमाकर्ता के आधार पर कर कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां से क्वेश्चन बनते हैं बच्चा। कर की मात्रा के आधार पर कर के प्रकार कौन कौन से? समानुपातिक, प्रतिगामी, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल टैक्स। कर जमाकर्ता के आधार पर कर का प्रकार, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं। इनमें से कौन सी प्रत्यक्ष कर की विशेषता नहीं है? इनमें साथी हस्तांतरण संभव नहीं है। यह वाली विशेषता जो है हस्तांतरण संभव है, यह बात गलत है। इसमें चोरी की जा सकती है, महंगाई को कम करते इनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये साथी प्रत्यक्ष कर होते हैं। जबकि एक्साइज, कस्टम, ये सारे क्या होते हैं? जीएसटी, ये साथी अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ये क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? सभी लोग उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा बच्चा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? भागिए मत, बस इस क्वेश्चन के बाद में मानवाधिकार आ जा रहा है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है वस्तु सेवा कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर। यह निगम कर होता है, कॉरपोरेशन टैक्स। यह साथी प्रत्यक्ष कर है, इसे कंपनियां पे करती हैं। कंपनी होती है ना, कंपनियों द्वारा पे किया जाता है, अडानी अंबानी के द्वारा। चलिए सभी मानवाधिकार पर आ जाएं, एक बार सब कह दो मानव। जीएसटी कुछ कुछ क्लियर हुआ। अब जीएसटी का क्वेश्चन कैसे भी आ जाए घूम फिर कर, आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। ठीक है भैया, एक बात याद रखिएगा, इसको 2 बार रिवाइज और कराऊंगा, 2 बार और रिवाइज कराऊंगा पेपर से पहले। उन क्लासों को भी छोड़ना मत। जीएसटी साथी एक अप्रत्यक्ष कर, अच्छे से याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं मानवाधिकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसको याद रखिएगा, समस्त मानव जाति के लिए, इसे समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए मानवाधिकारों का मेगना कार्टा कहते हैं। अच्छा, संगम के लिए कूपन कोड दे दूं? रुक तो जाओ, इतनी जल्दी अगर तुम्हें मैं रसमलाई खिला दूं तो फिर आनंद कैसे आएगा? क्लास तो इसलिए बुलाई ना कि तुम लोग क्लास लो तो तुम कुछ निकालोगे। समस्त मानव जाति के लिए मानवाधिकारों का मेगना कार्टा, मानवाधिकारों का मेगना कार्टा भी कहते हैं दस्तावेज को। इसमें 30 अनुच्छेद होते हैं। इस दस्तावेज में कितने अनुच्छेद होते हैं? इसमें भैया 30 अनुच्छेद होते हैं। इसको 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया। 10 दिसंबर 1948। किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मेगना कार्टा कहा जाता है? समस्त मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय। भागिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हो कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मेगना कार्टा। तो अभी मैंने आपको कहा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र।